आर्गुमेंट राइटिंग। तो आर्गुमेंट में आपको दोनों साइड्स के बारे में बताना पड़ेगा, फॉर एंड अगेंस्ट। ओके। तो स्टूडेंट्स, क्यों दिया जाता है आप लोगों को ये आर्गुमेंट सीएपीएफ में? क्योंकि एक जो डिफेंस में होते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स में होते हैं, उनको उनको दोनों पक्ष को देखना पड़ता है। वो सिर्फ एक सिक्का का एक पहलू को देखकर कुछ भी नहीं डिसाइड कर सकते हैं। दोनों तरफ उनको देखना पड़ता है। उनको आगे क्या हो रहा है वो देखना पड़ता है, पीछे क्या हो रहा है वो भी देखना पड़ता है। अंडरस्टूड माई पॉइंट? ठीक है। कोई भी इश्यू है, आप सोचिए, वो लोग ऑपरेशन करते हैं, कितनी स्ट्रैटेजीज वो लोग लगाते होंगे, अप्लाई करते होंगे। तो उनका एकदम एनालिसिस पार्ट जो होगा वो बहुत अच्छा होना चाहिए ना। सिर्फ बंदूक, वो लोग, अगर आप लोग सोचते हैं कि सिर्फ ओनली दे आर होल्डिंग अ गन एंड दे आर शूटिंग, नो। उसके उसके पीछे आप लोग सोचो वो लोग ने कितना दिमाग लगाया होगा एक ऑपरेशन को सक्सेसफुल करने के लिए। वो दिमाग तभी आएगा ना जब वो हर पहलू को देखेंगे। इसीलिए आप लोगों को आर्गुमेंट दिया जाता है, ताकि आप लोग हर पहलू को देख सके। ओके। इसका फॉर्मेट, जैसे रिपोर्ट का स्ट्रक्चर फिक्स है स्टूडेंट्स, आर्गुमेंट का भी स्ट्रक्चर फिक्स होता है। और इसमें फॉर्मेट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है। अब स्टूडेंट्स कहते हैं मैम, इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी है। बहुत क्वेश्चन आते हैं मेरे पास। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन तो लिखना जरूरी होगा ना। मतलब आप लोग, मतलब क्या कहते हैं, पहला बात तो इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि आप लोगों को अपने आर्गुमेंट को ओपन करना है। ओपन करने के लिए आपको बैकग्राउंड देना पड़ेगा, और बैकग्राउंड वो इंट्रोडक्शन में आएगा। बिना बैकग्राउंड दिए आप सीधे आर्गुमेंट नहीं शुरू कर सकते हो। ओके। तो एक आपको स्टेज को सेट करना होगा आर्गुमेंट को ओपन करने के लिए। फाइन। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम, ये जो टर्म है INTRODUCTION, ये लिखना जरूरी है? बिल्कुल लिखना जरूरी है। स्टूडेंट बोलते, और आप बिलीव नहीं करोगे, स्टूडेंट्स को मैं बोलते लिखना है, मगर फिर भी नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी बाकी चैनल्स में फैकल्टीज ने बोला है इंट्रोडक्शन टर्म मत लिखो। अच्छा मुझे बताओ, लिख दोगे तो क्या नुकसान होगा? कुछ नुकसान नहीं होगा, इनफैक्ट फायदा होगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग में क्लैरिटी आएगी कि इस कैंडिडेट ने यहाँ पर जो जो लिखा है ना, वो एक्चुअली इंट्रोडक्टरी लाइन है। क्लैरिटी आएगी, तो फायदा ही होगा ना। नहीं लिखोगे इंट्रोडक्शन, ओ एग्जामिनर को सस्पेंस में रखना चाहिए। मूवी देख रहा है क्या एग्जामिनर जो सस्पेंस में रखोगे? ठीक है। प्लीज स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन INTRODUCTION रखोगे और इंट्रोडक्शन दोगे। ठीक है। अभी मैं फॉर्मेट बता रही हूँ, इंट्रोडक्शन में क्या देना है वो बाद में बताऊंगी, फिर फॉर लिखोगे। अब स्टूडेंट्स कहते हैं, कहते नहीं है, वो क्या करते हैं, ऐसे लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट्स फॉर, या ऐसे लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट्स इन द फेवर ऑफ द स्टेटमेंट, या ऐसे लिखते हैं, पार, सपोज आर्गुमेंट क्वेश्चन है, पार फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, पार फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, फिर उसके बाद लिखेंगे बिकॉज ऑफ ए पॉइंट फिंगर। स्टूडेंट्स, ये सब कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, कुछ भी नहीं, ना आर्गुमेंट लिखना है, ये बस सिंपली लिखना है आपको फॉर। टाइम वेस्ट नहीं होगा। और ऐसा नहीं मैं आप लोगों को अपनी मर्जी से बता रही हूँ, नहीं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन देखिए, राइट आर्गुमेंट्स फॉर अगेंस्ट। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बता रही हूँ, मैं तो यूपीएससी के अकॉर्डिंग चल रही हूँ। भाई यूपीएससी बोला है फॉर और अगेंस्ट लिखने, तो मैं भी आपको बोल रही हूँ भाई फॉर और अगेंस्ट। मैं नहीं बोल रही हूँ आपको फेवर में लिखना, क्योंकि यूपीएससी ने नहीं बोला। यूपीएससी जब बोलेगा फेवर लिखना तो मैं फिर फेवर में बोलूंगी। तो मैं यूपीएससी के अगेंस्ट नहीं जा सकती हूँ, आप लोगों को भी नहीं जाना चाहिए, और इतना दिमाग भी लगाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। ओके। तो सीधे फॉर लिखो 1 2 3, अगेंस्ट लिखो 1 2 3। हाँ, फॉर में अगर 1 2 3 है तो अगेंस्ट में भी 1 2 3, इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए। ओके। अब फॉर सिर्फ FOR, फॉर अंडरलाइन, इंट्रोडक्शन अंडरलाइन, अगेंस्ट अंडरलाइन। ओके। अगेंस्ट की स्पेलिंग स्टूडेंट्स गलत लिखते हैं, ये सोच के गलत लिखते हैं कि सही लिखा है हमने। क्या बोलूं, AI को IA कर देते हैं, तो ध्यान से। अब स्टूडेंट्स कहते हैं मैम, कंक्लूजन लिखना जरूरी है। मतलब ये वाला,
अच्छा एक बात, आर्गुमेंट्स लिखोगे तो क्या उसको कंक्लूड नहीं करोगे, उसका क्लोजर कुछ नहीं दोगे? आर्गुमेंट को खुला छोड़ दोगे, बस बहस छिड़ती जा रही है, छिड़ती जा रही है, लाइफ टाइम छिड़ती जाएगी। उसको कुछ तो आप क्लोजिंग पॉइंट कुछ तो दोगे ना। इसीलिए स्टूडेंट्स कंक्लूजन देना जरूरी है। दूसरा, एग्जामिनर हमेशा इस ताक में रहता है या इस फिराक में रहता है कि आप अपना स्टैंड दो, और उससे मुझे पता चल जाए आप इंडियन हो या मुस्लिम हो या हिंदू हो, साउथ इंडियन हो कि नॉर्थ इंडियन हो। ओके, समझ में आ रहा है? तो आप लोगों को कंक्लूजन देना ही पड़ेगा, आपको अपना स्टैंड विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन आपको देना ही पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना। ओके। अच्छा, अब सेकंड चीज जो बोलते हैं, मैम कंक्लूजन टर्म लिखना जरूरी है। मैं बोल देती जरूरी है, फिर भी स्टूडेंट्स नहीं लिखते, क्यों? बाकी फैकल्टीज ने बोला है कंक्लूजन टर्म देना नहीं है, इंट्रोडक्शन का टर्म नहीं देना है। स्टूडेंट्स कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि यहाँ पर आप कंक्लूजन लिखे हो, ये जो लाइन है ये कंक्लूडिंग लाइन है। ओके। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप कंक्लूजन नहीं लिखोगे तो क्या होगा, ये टर्म नहीं लिखोगे, इसको हटा दिया। ठीक है। अब क्या हो रहा है पता है? अब यहाँ पे आपने कंक्लूजन लिखा, ओके, इधर आपने कंक्लूजन लिखा, तो फिर होता क्या है कि सपोज आपने यहाँ पर कंक्लूजन लिखा, कुछ कंक्लूजन लिख दिया, थर्ड पॉइंट, यहाँ पे कोई कंक्लूजन टर्म नहीं है। अब लगता क्या है कि थर्ड पॉइंट का एक्सटेंशन ही है ये कंक्लूजन, क्योंकि कंक्लूजन टर्म नहीं लिखा हुआ है। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एग्जैक्टली मैं क्या बताना चाह रही हूँ, ये कंक्लूजन है। ठीक है, अब मैं इस कंक्लूजन को हटा देती हूँ, अब देखना आपको कैसे लगेगा। ये ऐसा लग रहा है कि ये सेकेंड पॉइंट का ही एक्सटेंशन है और पैरा चेंज किया गया है। तो ऐसा काम मत करना स्टूडेंट्स। एग्जामिनर के दिमाग में जब जब आपका वो आंसर पढ़े, अगर उसके दिमाग में क्लैरिटी है ना स्टूडेंट्स, वो आपको मार्क्स देगा। कहीं पे आपने एग्जामिनर को सस्पेंस में रखा, इरिटेट किया, कंफ्यूज किया, तो वो दुखी हो जाएगा। मत दुखी करो उसको, थोड़े टाइम के लिए दुखी होगा, जब तक आपका आंसर स्क्रिप्ट खुला रहेगा ना वो दुखी ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद वो खुश हो जाएगा। करना क्या है, मार्क्स नहीं देगा आपको बस, कौन सा रिश्ता नाता है। अंडरस्टूड माई पॉइंट? तो कंक्लूजन टर्म भी देना, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ आर्गुमेंट फॉर्मेट। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में आप क्या दे सकते हो? इंट्रोडक्शन में एक तो ना लंबा इंट्रोडक्शन नहीं करोगे, क्योंकि बेसिकली आपको फॉर एंड अगेंस्ट के लिए लिखना है, तो आपको सिर्फ बैकग्राउंड देना है। तो बैकग्राउंड देना है, तो जैसे अगर सपोज कोई क्वेश्चन आता है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ बैकग्राउंड देने का मतलब क्या होता है। सपोज पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, ये क्वेश्चन 2017 का है, तो इसका बैकग्राउंड क्या मैं दूंगी? ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये माओ जेडोंग ने दिया था अपनी बुक में दिया था, और इसका मतलब है पार्टी दैट इज रूलिंग द कंट्री शुड होल्ड द गन एंड नॉट द पीपल हु आर बेलिंग, है ना, बैकग्राउंड दिया। ओके। अब जैसे कि डिजिटल टेक्नोलॉजी में रिप्लेस बुक्स विद कंप्यूटर, 2019 में आया था, काफी जनरल क्वेश्चन है। फॉर एजेस ह्यूमन बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज एजुकेशन हैज बीन बुक्स, कई सालों तक सदियों से बुक्स ही रहा है, मगर आजकल कंप्यूटर्स जो है ज्यादा पॉपुलैरिटी ले लिया है। ओके। तो इसीलिए डिबेट हुआ है कि भाई कंप्यूटर क्या बुक को रिप्लेस कर देगा। मैंने आर्गुमेंट को ओपन कर दिया, फाइन, इस तरह से कंक्लूजन। होमवर्क शुड बी बैंड, होमवर्क इज, अब होमवर्क क्या है वो मैंने बता दिया, होमवर्क टास्क है जो टीचर देता है होम में करने के लिए। होमवर्क इज अ बिग कॉज ऑफ डिबेट इन द मॉडर्न एकेडमी, खत्म। ठीक है, तो इस तरह से हम कंक्लूजन सॉरी इंट्रोडक्शन का बैकग्राउंड अगर हम दे देंगे ना, तो इससे होगा क्या कि हम आर्ग्यूमेंट को ओपन कर देते हैं। अब जैसे विद रिगार्ड टू इंडिया द रिच शुड बी टैक्स मोर देन द पुअर, अब ये वापस से ये इशू रेज हुआ है। ये मैंने ये क्वेश्चन मैंने बहुत पहले दिया था, मगर अब ये इशू वापस से रेज हुआ है कि रिच को ज्यादा, यानी वेल्थ टैक्स इम्पोज करना चाहिए रिच लोगों पर। ठीक है, ये इशू वापस से रेज हुआ है, हालांकि ये क्वेश्चन पहले दे दिया था, मैं इस क्वेश्चन को हटा दूंगी क्योंकि मैंने नया क्वेश्चन फ्रेम कर लिया है। तो इसका बैकग्राउंड क्या दिया है? ऑक्सफैम रिपोर्ट का आया 2019 में आया है कि इतना 70% ऑफ वेल्थ इन इंडिया है एक्वायर्ड बाय द रिच। ओके। तो इसकी वजह से ये इशू आया है, रेजिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी पेड बाय रिच इंडियंस। बैकग्राउंड देना, ओके। तो स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन में आप या तो बैकग्राउंड दे सकते हो, या तो आप कोई ऐसा है वर्ड टर्म उसका आप मीनिंग दे सकते हो।
फाइन। या आप हिस्ट्री दे सकते हो, या आर्गुमेंट क्यों अराइज हो रहा है वो दे सकते हो। ठीक है, जैसे डेथ पेनाल्टी इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ओके, तो ये आर्गुमेंट क्यों हुआ, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ऐसा वर्डिक्ट आया, हमने बैकग्राउंड दे दिया। ये आर्गुमेंट क्यों अराइज हो रहा है ये बता दिया, बात खत्म। कभी भी याद रखना, इंट्रोडक्शन में साइट्स नहीं लोगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स अननोइंगली इंट्रोडक्शन में साइट्स ले लेते हैं, तो ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। और मैं आपको ऐसे स्टूडेंट्स के आंसर स्क्रिप्ट्स आपसे मतलब शेयर करूंगी, जिसमें स्टूडेंट्स, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स साइट्स ले रहे हैं इंट्रोडक्शन में। साइट्स लेने का मतलब फॉर के बारे में बात कर रहे हैं, अगेंस्ट के बारे में, इंट्रोडक्शन में बात कर रहे हैं। अरे भाई, इंट्रोडक्शन में फेवर अगेंस्ट में कुछ नहीं बात करना है। कभी भी कॉज एंड इफेक्ट मत दो, ठीक है। कभी अपना ओपिनियन मत दो। इंट्रोडक्शन में अगर आपने कॉज इफेक्ट दे दिया, अपना ओपिनियन दे दिया, तो आप साइड्स ले लोगे, फेवर या अगेंस्ट में बात करने लग जाओगे। ओके, तो इंट्रोडक्शन में ये सब काम नहीं करना है। कंक्लूजन, कंक्लूजन जो है वो देना बहुत जरूरी है। और कंक्लूजन में आपको अपना स्टैंड देना, याद रखना, मॉडरेट ओपिनियन रखना, एक्सट्रीम ओपिनियन, एक्सट्रीम सजेशन, ये सब कुछ भी मत रखना। और कंक्लूजन आपका वेल कनेक्टेड टू क्वेश्चन होना चाहिए। जब मैरिज एज को रेज कर दिया गया था, है ना, 21 साल कर दिया गया है, तो उस पर मैंने एक आर्गुमेंट क्वेश्चन फ्रेम किया था। हालांकि क्वेश्चन आया नहीं कभी यूपीएससी में, मगर मैंने एक आर्गुमेंट क्वेश्चन फ्रेम किया था। ओके, मैरिज एज शुड नॉट बी रेज्ड, कुछ ऐसा से। तो उसमें ना कंक्लूजन में, वो कंक्लूजन आपको दिखेगा, वो मैं आपको दिखाऊंगी, शेयर करूंगी। कंक्लूजन में मैरिज के बारे में बता रहा है। एज भाग गया, 21 साल भाग गया, वुमन भाग गई, सब कोई भाग गए, मतलब गायब है कंक्लूजन में, पूरा टोटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द कंक्लूजन, आई मीन क्वेश्चन। मतलब कंक्लूजन में वो मैरिज के बारे में बता रहा है, हार्मनी और पता नहीं क्या क्या बता रहा है। भाई, क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन से कनेक्टेड कंक्लूजन दोगे ना, क्वेश्चन से कनेक्टेड अपना स्टैंड दोगे ना, तो सब कुछ ऑल वैनिश्ड। मतलब क्वेश्चन को तो भूल ही गया इंसान, ऐसे नहीं करोगे आप लोग। और सेक्युलर रहना, डेमोक्रेटिक रहना है, कॉन्स्टिट्यूशनल रहना है आपका ओपिनियन। ओके, अब फॉर एंड अगेंस्ट। अब कोई कोई स्टूडेंट्स की आदत होती है कि फॉर जैसे लिखे, है ना, फॉर लिखे यहाँ पर, और फिर यहाँ पर एक सब हेडिंग दे दिए। ओके, सब हेडिंग देकर और फिर यहाँ पर उसको एक्सप्लेन किए। मेरा जितना भी आप आर्गुमेंट देखोगे ना, किसी में मैंने ये चीज फॉलो नहीं की है। मगर अगर आप लोग ये फॉलो करोगे, ये बहुत बेस्ट तरीका है। सब हेडिंग देकर अगर आप लोग लिखते हो ना, इससे बेस्ट तरीका कुछ नहीं है। और फिर सब हेडिंग देकर उसको अंडरलाइन कर लो, सब हेडिंग को। ओके, तो एग्जामिनर को क्या है ना, अलग से दिखेगा ये सब हेडिंग, अच्छा ये इसके बारे में बात कर रहा है। फिर उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, तो एग्जामिनर बस ऊपर ऊपर सुपरफिशियली देगा, वो बच्चे ने अच्छे से लिखा, मार्क्स दे देगा। मैंने ये चीज फॉलो नहीं की है, मगर अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो ये अच्छा तरीका है। और अगर आप लोग वो फॉलो करते हैं जो मैंने किया है, तो मैं आपको रीजन भी बता देती हूँ मैं क्यों सब हेडिंग नहीं देना पसंद करती हूँ। वर्ड्स बहुत कंज्यूम हो जाते हैं, ठीक है, आप समझे। और ऐसे भी मतलब इतने, मतलब कि मैंने सब हेडिंग देने की कोशिश भी की थी, तो सब हेडिंग में वर्ड्स कंज्यूम हो रहे हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करी, उसमें वर्ड्स कंज्यूम हो रहे हैं, तो मुझे सही नहीं लगा, इसे मैंने सब हेडिंग कभी दिया ही नहीं। ओके, मगर अगर आप लोग सब हेडिंग नहीं देते हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग अंडरलाइन करो। हिस्ट्री हैज मेनी, जैसे पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, तो हिस्ट्री हैज मेनी इंस्टेंसेस दैट सब्सटेंशिएट दैट वॉर हैज अ पावर ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्ट्राडिक्शन, सॉल्विंग। फिर मैं इसको अंडरलाइन कर दूँ, एग्जाम्पल को अंडरलाइन करूंगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जापान सरेंडर्ड ओनली आफ्टर सिटीज वर एक्सप्लोडेड। बस इसको अंडरलाइन, और बाकी कुछ अंडरलाइन मत करो। ओके, वैसे ही 17 countries including India didn't sign the treaty banning nuclear weapons, बस इसको अंडरलाइन। ठीक है, तो ऐसे अंडरलाइन कर दोगे तो वो भी एग्जामिनर को अच्छे से दिख जाएगा। फाइन। अगेंस्ट में भी आप लोग 3 पॉइंट्स दोगे, मतलब देखिए, अब स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, कोई कोई स्टूडेंट सोचते हैं कि ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स देंगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा और वो मार्क्स देगा। एक तो एग्जामिनर को बच्चा मत समझो, डफर मत समझो, वो बहुत मैच्योर इंसान है, ठीक है। ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट देखकर वो एकदम इम्प्रेस नहीं होगा। तो मैं
स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल भी देती हूँ। ठीक है, मैंने आपको 10 रुपीज का 10 नोट्स दिया आपके राइट हैंड पे। ओके, ठीक है, और 2,000 रुपए तो बैन हो गए हैं, मगर फिर भी मैं बोल रही हूँ 2,000 रुपए का मैंने आपको 5 नोट्स दिया। अगर आप बेवकूफ होगे ना तो आप बोलोगे मेरे राइट हैंड में जो 10 रुपीज का 10 नोट्स है ना, वो बहुत ज्यादा है, 1 2 3 4, वाह, 10 करेंसीज, 10 नोट्स आई हैव गॉट, और 2,000 का सिर्फ 5, 1 2 3 4 5। नाउ आई विल प्रिफर राइट हैंड वाला नोट, आई वोंट प्रिफर ना 2,000 वाला नोट। ठीक है, तो ऐसे बेवकूफ लोग करते हैं जो क्वांटिटी को देखते हैं। ठीक है, और जो समझदार होते हैं ना वो वजन को देखते हैं, वो क्वालिटी को देखते हैं। तो आप 2 पॉइंट्स लिखो, वजनदार लिखो, क्वालिटी दो, एक्सप्लेन करो, नंबर ऑफ पॉइंट्स को बढ़ाने में मत आपका होड़, मतलब रेस, वो रेस नहीं है, नंबर ऑफ पॉइंट बढ़ाने की रेस में मत जाओ। मैं देखती हूँ सूर्य 7 7 पॉइंट्स लिख रहे हैं, मैंने कहा पागल हो क्या आप, 7 पॉइंट्स लिख रहे हो, और कैसे लिख रहे हैं पता है, टच एंड गो, टच एंड गो, वो भी मैं दिखाऊंगी, वो भी शेयर करूंगी। मतलब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, क्योंकि एग्जामिनर तो डफर है, बेचारा बच्चा है, वो तो 10 रुपए का 10 नोट जो उसको दिखा है ना उस पे इम्प्रेस होगा, वो 2,000 का 5 नोट से नहीं इम्प्रेस होगा। इमेजिन, पर क्या समझ के रखे एग्जामिनर को, मेरे को तो यही नहीं समझ में आता। एनीवेज, तो पॉइंट्स अगर आप ये बुक में देख लो, मैंने 3 पॉइंट से ज्यादा नहीं दिया, किसी किसी में सिर्फ 2 ही पॉइंट्स दिए, मगर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है भाई, एविडेंस दिया है। ओके, कहीं आपको 3 पॉइंट्स दिखेंगे, मगर वो कम दिखेंगे, जहां पर मुझे लग रहा है मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, मेरे पास वर्ड्स हैं, तो फिर मैं 3 पॉइंट्स मैंने दे दिया। ओके, मगर इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स आप लोग रखोगे। ओके, अच्छा। अपने पॉइंट्स को रीजनिंग, एविडेंस, लॉजिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स से बैकअप करोगे। अगर सपोज आप लोग बोल सकते हो कि मैम मेरे पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है, ठीक है, नहीं है एविडेंस तो मत टेंशन लो एग्जामिनेशन हॉल में, जो टेंशन लेना है वो आप अपने घर में लो फिलहाल। अच्छा, एविडेंस नहीं है तो चलो मैं गूगल सर्च कर लेता हूँ, एविडेंस ढूंढ लेता हूँ, चलो अपना नोट्स देख लेता हूँ, चलो कोई न्यूज़पेपर देख लेता हूँ। ओके, टेंशन लेना है घर पे लो, एग्जामिनेशन हॉल में आपको एविडेंस नहीं मिल रहा है, क्या करूँ, और टेंशन ले रहे हो, नहीं नहीं मिल रहा तो हटाओ, जो आता है वो लिखेंगे। ओके, फिर अप्रोप्रिएट होना चाहिए, रेलिवेंट टू द क्वेश्चन होना चाहिए, डेविएट मत करना, तो मेरे पास ऐसा आंसर स्क्रिप्ट है जो मैं शेयर करूंगी जिसमें डेविएशन है, और एक्यूरेट होना चाहिए, कोई प्रेजुडिस, मैंने अभी आपको बताया है, कोई प्रेजुडिस, कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए, आपका रिलीजन, कास्ट, लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड कुछ नहीं पता चलना चाहिए, कभी कोई पार्टी, पॉलिटिकल लीडर का, आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बाप रे बाप, आर वन वर्ड, ऑनरेबल सेकंड वर्ड, प्राइम थर्ड वर्ड, मिनिस्टर फोर्थ वर्ड, हाँ, नरेंद्र फिफ्थ, मोदी, अरे सीधे से इंडियन गवर्नमेंट नहीं लिख सकते हुए क्या, क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट क्या सेपरेट हैं? मगर नहीं, एग्जामिनर को, बच्चों को लगता है एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा, नहीं इंप्रेस होगा, आपका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन दिख रहा है उसको। ओके, कोई स्वीपिंग जनरलाइजेशन नहीं करना है। ओके, जैसे ऑल women हैव बीन ऑप्रेस्ड एक बच्चे ने लिखा था। वही बात है ना, जैसे अ, अभी जो टेरर अटैक हुआ है पहलगांव में, टेररिस्ट ने किया है। ओके, ये कोई मुस्लिम हिंदू नहीं है, टेररिस्ट ने किया है जो रिलीजन को यूज कर रहा है ताकि हमारे इंडिया में हिंदू मुस्लिम के बीच में रिफ्ट पैदा करे, कंफ्लिक्ट हो, कम्युनल राइट्स हो, ओके, जहर हो एक दूसरे के अगेंस्ट, इसकी वजह से ऑल मुस्लिम्स आर बैड, ऑल मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, स्वीपिंग जनरलाइजेशन, कितना गलत, जबकि हम इस चीज को इग्नोर ही कर रहे हैं कि मुस्लिम भी वहां पे सफर कर रहे हैं, सिर्फ हिंदू नहीं। ओके, पास्ट में जो हुआ हुआ, मगर अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इमोशनल लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, इरेशनल नहीं होना चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट्स तो मेंशन करोगे ही, और ज्यादा से ज्यादा 4, मगर मैं तो 4 भी मना करती हूँ, क्योंकि अगर 4 रख रहे हो तो अपने वर्ड लिमिट में ही रहो और पॉइंट्स को एक्सप्लेन करो, 4 भी नहीं रखना चाहिए वैसे, और सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स होना चाहिए।
एक और सबसे बड़ी स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि मैम फॉर में जो पॉइंट्स लिखा है क्या हम उसको काउंटर कर सकते हैं अगेंस्ट में। तो फॉर का पॉइंट अगर आप अगेंस्ट में काउंटर करोगे तो फिर आप क्वेश्चन से डेविएट हो जाओगे। कहीं कहीं मैंने फॉर का पॉइंट अगेंस्ट में काउंटर किया है अगर आप देखोगे, मगर क्वेश्चन से डेविएट नहीं होना है ना। तो आप फॉर में क्या लिखा है वो भूल जाओ, बस आप क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन के फेवर में फॉर में पॉइंट लिखो, क्वेश्चन के अगेंस्ट में फॉर में पॉइंट लिखो। ठीक है। अब किसी किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम पता है, वो ये होता है कि फॉर अगर सपोज क्वेश्चन है ना नेगेटिव आ गया, मैं आपको दिखाती हूँ। क्वेश्चन नेगेटिव आ गया, सपोज यही है ना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन सपोज नेगेटिव आ गया, कैसे नेगेटिव आ गया, शुड नॉट बी टैक्स्ड, ये आ गया। अब स्टूडेंट्स है ना क्या करते पता है मतलब जो फॉर में लिखना है वो अगेंस्ट में लिख देते हैं, जो अगेंस्ट में लिखना है वो फॉर में लिख देते हैं। ऐसा कई स्टूडेंट्स ने किया हुआ है। तो सिंपली आपको क्या करना है, ऐसा कंफ्यूजन ना हो तो फॉर तो लिखोगे ही, अब फिर अपने दिमाग में क्या चीज लिखोगे, द रिच शुड नॉट बी टैक्स मोर देन पुअर। यहाँ पर मुझे लिखना है फेवर में कि रिच को टैक्स ज्यादा नहीं करना चाहिए, शुड नॉट बी टैक्स्ड। तो यहाँ पर मुझे नॉट के बारे में, शुड नॉट बी टैक्स, शुड नॉट बी टैक्स ऐसे करके सोच के लिखोगे, वरना तो उल्टा कर दोगे। तो इस चीज से आप लोगों को बचना है। ओके। अभी एक क्वेश्चन आया था, ऐसे आया था, इज नॉट, अगर सपोज ऐसे क्वेश्चन, इज नॉट वेलकम स्टेप, ऐसे करके क्वेश्चन आया था यूपीएससी में। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कौन सा क्वेश्चन था, आप लोग देख लेना। नॉट अ वेलकम स्टेप, नॉट आ गया। तो नॉट आ गया तो आप लोग को ध्यान रखना है यहाँ नॉट के फेवर में लिखना है। ओके। ओके। ऑल मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, ये सब विषय कैसा होता है, क्या कर सकते हैं। एनीवेज ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ी हुई हूँ। मतलब मैंने जो 1 साल गुजारे हैं ना, जो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने जो अपने 5 साल गुजारे हैं ना, वो 5 साल में मैंने जितना एंजॉय नहीं किया, उस 1 साल में मैंने उतना उससे ज्यादा एंजॉय किया है। मतलब जामिया जो था ना वो मोर हैपनिंग देन दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैंने अपनी जिंदगी का गोल्डन पीरियड जामिया मिलिया इस्लामिया में गुजारा है। इतने फ्रेंडली, सभी कोई, वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इतना फ्रेंडली, मतलब इतना अच्छा। लाइब्रेरी, जब उस समय ऑनलाइन, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन सिस्टम था ही नहीं, तब जामिया के लाइब्रेरी में ऑनलाइन सिस्टम शुरू हो गया था। इमेजिन, इट वॉज मच अहेड ऑफ इट्स टाइम। सोचिए। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन सिस्टम नहीं था। वहां का जो सेंट्रल लाइब्रेरी था पूरा, उसमें मैं ऐसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, मगर मैं बता रही हूँ दोनों में कंपैरिजन करी, पूरा डस्ट। और वैसे कैटलॉग्स होते थे, ड्रॉर खींच के कैटलॉग्स में हम बुक्स देखते थे कहाँ पर लोकेशन है बुक की। और जामिया में तब तक ऑनलाइन हो चुका था, जामिया की लाइब्रेरी में जाते थे हम, कंप्यूटर में बुक का लोकेशन फाइंड आउट करते थे। सोचिए, बहुत बहुत मजा आया था मुझे। एनीवेज, चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हमेशा से बोलती है सिंपल रहो, प्लेन रहो, सादगी में शक्ति होती है। अपने सेंटेंसेस को शॉर्ट रखना, मीनिंग वेग नहीं होनी चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए, कोई कॉन्ट्रैक्शन मत रखो, विज गवर्नमेंट, है ना। मार्क्स भी कॉन्ट्रैक्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को अंडरलाइन मत करो, मतलब अंडरलाइन मत करो कहने का मतलब ये है कि आप लोग ऐसे इंट्रोडक्शन, इसको तो अंडरलाइन करना है टर्म को, मगर इसमें जो लिख रहे हैं ना वो अंडरलाइन नहीं करना है। ठीक है। कभी आई एंड यू एंटायर आंसर स्क्रिप्ट में नहीं मेंशन करोगे डियर। आई का मतलब मैं, आप कहाँ से आ गए, यू का मतलब एग्जामिनर, वो कहाँ से आ गया। ओके। ग्रामेटिकल एरर ऐसा नहीं है, हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मीनिंग समझ में आनी चाहिए। और ऐसा कोई वर्ड लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं हुआ है,
मगर मैंने आप लोगों को लॉजिक बताया है, ऐसे भी 20 मार्क्स का, आर्गुमेंट भी 20 मार्क्स का, तो चलो दोनों को 300 में लिख लो, क्या प्रॉब्लम है। दोनों आर्गुमेंट में 30 मिनट्स लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा, पता है, क्योंकि स्ट्रक्चर है ना, फिक्स्ड है। अरे भाई, इंट्रो लिखना है, फॉर लिखना है, अगेंस्ट लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, बात खत्म। अंडरस्टूड? क्लियर हो गई बात? ओके।